अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। झरबेरा की खेती पर एक सफल कृषक का अनुभव। शिमला मिर्च की रुपाई और रुपाई के बाद के जरूरी प्रबंधन। दुधारू पशुओं की बरसात के मौसम में देखभाल और प्रबंधन। फूलों की बात की जाए तो जरबेरा का अपना एक अलग ही स्थान है। कोई भी उत्सव हो या समारोह, जरबेरा के फूल जरूर दिख जाएंगे। किसान भाइयों, जरबेरा के फूलों की खेती से प्रतिवर्ष लाखों की आमदनी होती है और इसकी खेती पाली हाउस में करते हैं। इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी देती है। बाराबंकी जिले के देवा के दफेदारपुरवा गांव निवासी मोइनुद्दीन ने उत्तर प्रदेश में पहला पॉली हाउस लगाकर उसमें जरबेरा के फूलों की खेती की और आज वो एक सफल किसान है जो आज आपके बीच अपने अनुभव बांट रहे हैं। ये मैंने जो जरबेरा फूल है जो पॉली हाउस में होता है, मैंने 2009 में सबसे पहले एक पॉली हाउस बनाया था। जब मैंने 2009 में जब जरबेरा के पॉली हाउस बनाया तो वो हमें लगता है संभवतः उत्तर प्रदेश का पहला पॉली हाउस था। इससे पहले मैंने फूलों की खेती जो हमारा खुले में होता है ग्रेडलेस की शुरू की थी और फिर मैंने जब पॉली हाउस लगाया उसके बाद मैंने काफ़ी किसानों को भी काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी किसान यहाँ करीब डेली 8-10-12 किसान जो है आते हैं यहाँ पे और वो मतलब फूलों की खेती के बारे में जानते हैं। तो मेरा किसानों से यह है कि खेती में अगर मुनाफे का सौदा करना चाहते हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनल खेती करने का तरीका है उससे थोड़ा सा हट के अगर हम थोड़ा सा हाईटेक की तरफ आएंगे, पॉली हाउस है या नेट हाउस है किससे में आएंगे तो हमें लगता है कि मतलब जो हमारी आम फसलें हैं उससे कई गुना अधिक ज़्यादा जो है किसानों को लाभ हो सकेगा और किसानों का भी जीवन स्तर में सुधार होगा। और जब मैंने किया था 2009 में तो मैं पहला किसान था। फिर धीरे धीरे आज हमें लगता है जनपद बाराबंकी जरबेरा उत्पादन में शायद उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे होगा और इसके अलावा उन्नाव में है, सीतापुर है, लखीमपुर है और इलाहाबाद में भी कुछ पॉली हाउस ऐसे अलग अलग बहराइच लगना शुरू हो गए हैं। और हमें लगता है पूरे प्रदेश में कई हज़ार मतलब जो है 50-100 हज़ार स्क्वायर मीटर में इसकी खेती जो है शुरू हो गई है। जब मैंने शुरुआत की थी तो बड़ा छोटे स्केल पे था। 15 वर्ष पहले इन्होंने ग्लैडियोलस फूल की खेती से शुरुआत की। उसके बाद हॉलैंड से विकसित जरबेरा फूल के बारे में इनको जानकारी मिली। इसके बारे में तकनीकी जानकारी लेकर इन्होंने 2009 में 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनवाया जिसमें 6500 पौधों का रोपण किए जिनसे प्रति वर्ष 2,50,000 फूलों का उत्पादन हुआ जो कि औसत बाजार भाव 3 रुपया प्रति फूल की दर से बाजार में बिका और इन्हें पॉली हाउस निर्माण, खेत की तैयारी, रुपाई और फसल प्रबंधन का खर्च काटकर प्रति वर्ष लगभग 3.5 लाख शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त हुआ जिससे इन्हें काफी प्रोत्साहन मिला और आज की तारीख में एक सफल किसान हैं और इस समय 4000 वर्ग मीटर एरिया में जरबेरा फूलों की खेती कर रहे हैं। इसमें 1 एकड़ पॉली हाउस लगाने में लगभग कई 50 लाख रुपए का खर्च आता है।
जिसमें करीब हमारा उद्यान विभाग 50% जो है हमें अनुदान देती है। तो इस हिसाब से हमारा करीब खर्चा जो हमारा लगता है कि 25 लाख रुपए आता है और 25 लाख रुपए सरकार उद्यान विभाग द्वारा हमें अनुदान देती है। लाभ अभी तक जो हमारा कई साल में इससे शुद्ध लाभ हो रहा था कि 15 लाख रुपए करीब में जो है हमारा शुद्ध लाभ जो है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले हमें पॉली हाउस बनाना होता है और उसके बाद फिर हम जब पॉली हाउस हमारा बन जाता है फिर हम उसमें जरबेरा का प्लांट जो बाहर से आता है, टिश्यू कल्चर प्लांट होता है, फिर हम उसको लगाते हैं पॉली हाउस में और लगाने के बाद 3 महीने के बाद जो है हमारा इसमें फूल निकलने लगता है और जो लगभग 4 साल तक लगातार फूल देता रहता है। जरबेरा लगाने के लिए सबसे पहले तो जब हमारा पॉली हाउस बन जाता है फिर उसके बाद हम इसमें मिट्टी में कुछ गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद और धान की भूसी, नीम खली, एक जो फर्टिलाइज़र का मिक्सचर होता है मिट्टी में मिला के हम पहले उसको अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला लेते हैं। फिर उसके बाद हम उससे बेड बनाते हैं जो करीब 60 सेंटीमीटर ऊंची होती है और 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और उस पर बेड बनाने के बाद फिर हम उसमें सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन बिछाते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर 30 सेंटीमीटर पे एक बेड पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है जरबेरा का प्लांट हम जो है लगाते हैं। मेरा फूल जब मैंने शुरुआत की थी तो बड़ा छोटे स्केल पे था, तो मैं लखनऊ लोकल मंडी में भेजता था। अब इस समय मैं दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा, जो बड़ी बड़ी मंडियां, सारी मंडियों में भेजता हूँ। बाराबंकी के जिला अधिकारी आवास से लेकर संसद तक के गलियारों में जिन फूलों की महक पहुंचती है उन्हें उगाने का श्रेय जाता है मोइनुद्दीन को। वहीं मोइनुद्दीन जिन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बावजूद अपने पुश्तैनी पड़ी जमीन पर विदेशी फूल उगाकर सबको हैरानी में डाल दिया। मोइनुद्दीन ने न सिर्फ अपने खेतों में रंग बिरंगे विदेशी फूल उगाकर गांव के चारों तरफ उसकी महक बिखेरी है, बल्कि उस महक के साथ साथ अब तक हजारों लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। शायद यही वजह है कि आज गांव के बेरोजगार से रोजगार पाए लोग मोइनुद्दीन को अपना आदर्श मानते हुए गांव का मुखिया बना दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों की सरकार ने मोइनुद्दीन को कई तरह के सम्मान से नवाजा। वर्तमान में जरबेरा की खेती 1 एकड़ में, ग्लैडियोलस की खेती 15 एकड़ में, साथ ही इस बार 4 एकड़ में विदेशी ताइवान का तरबूज और खरबूजे की खेती किए थे। अब 10 एकड़ में मेंथा की भी फसल उगाने का इरादा है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में, जिसकी खुले खेत में खेती उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत सहित कई जिलों में की जा रही है और उत्तराखंड के तराई और मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जा रही है। तो जिन किसानों की पौध इस समय तैयार है, वो रोपाई के समय और रोपाई के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे पौधे ठीक प्रकार से लग जाएं और उनकी बढ़वार और उपज अच्छी हो। तो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के डॉक्टर अजय सेन चौधरी। इस मौसम में सब्जियों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, उसमें खास करके इस पूरे क्षेत्र में जो है शिमला मिर्च लगाने का कार्य जो है किसान भाइयों ने शुरू कर दिया है। शिमला मिर्च की उन्नत प्रजातियों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, किंग ऑफ नॉर्थ, कैलिफोर्निया वंडर, अर्का बसंत, ऐश्वर्या, अलंकार, अनुपम, हरी रानी, पूसा दीप्ति, भारत ग्रीन गोल्ड, हीरा इंद्रा प्रमुख हैं। शिमला मिर्च की जो खेती है इस क्षेत्र के अंदर अगस्त के महीने में उनकी पौध पड़ती है, उसके बाद सितंबर से ही लगाना शुरू कर देते हैं। तो जो काश्तकार भाई पौध तैयार कर लिए हैं, खेत में लगा रहे हैं, तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है इस समय, क्योंकि इस मौसम में
नमी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उनकी जो है जड़ें शुरू की अवस्था में पतगलन रोग लग जाता है और ख़राब होने लगती हैं। और दूसरी बात आती है कि कटुआ कीट का भी प्रकोप खेत में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कटुआ कीट भी जो है उनकी जड़ों को जो है प्रभावित करती है और फसल जो है नुकसान हो जाता है उनका। तो ध्यान ये रखना है कि उनका भूमि शोधन भी करना है खेत का, जो जिस खेत में हम लगाने चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है पौधे की जड़ों का भी शोधन करना पड़ता है। तो जिस खेत में किसान भाइयों को शिमला मिर्च लगाना है और उनको ध्यान ये रखना चाहिए उस खेत के अंदर एक तो कीटनाशक दवा से जो है उसका शोधन करें और दूसरा फफूंदीनाशक से जो है शोधन करें। तो ये ध्यान रखना है कि जैविक रसायन के रूप में बेवेरिया बेसियाना भी आ रही है और साथ में जो है ट्राइकोडर्मा भी आ रही है। बेवेरिया बेसियाना जो आता है वो जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसकी 2.5 किलोग्राम मात्रा 60 से 75 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके और पानी का छिड़काव करने के बाद पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं और 10-12 दिन के बाद जो है मित्र फफूंदी उसके ऊपर पनप जाती है। इसी तरह से ट्राइकोडर्मा का भी जो है खाद बना लेते हैं, और लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि बेवेरिया बेसियाना का प्रयोग पहले करेंगे और उसके बाद ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे। और दोनों ये जो जैविक रसायन हैं इनका प्रयोग करते वक्त किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि सायंकाल के समय उसका प्रयोग करें। तो इस तरीके से उसका बखेर करके पूरे खेत में जो है मिला देना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों को हमारे ये चाहिए कि खेत के अंदर जब शिमला मिर्च लगाने चल रहे हैं या मिर्च लगाने चल रहे हैं, उनकी नर्सरी से जब पौधों की जड़ों को उखाड़ें और उखाड़ने के बाद उसको जो है ट्राइकोडर्मा के घोल में या बाउस्टीन के घोल में उसको जो है डुबो के रखें। तो ये किसानों को हमारे ध्यान रखना है और उसके लिए ट्राइकोडर्मा जो है 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके गाढ़ा घोल बनाएं और उसके अंदर जो है जड़ों को जो है भिगोना चाहिए। या बाउस्टीन से अगर घोल रहे हैं तो 1 ग्राम बाउस्टीन 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके जड़ों को शोधित कम से कम 10 मिनट के लिए करना चाहिए। उसके बाद जो है खेत के अंदर जो है 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर लगाना है तो रिजेस बना करके उन रिजेस के ऊपर पौधों की जो है रोपाई ठीक तरीके से करनी चाहिए, जिससे अगर बारिश होती है तो उसमें पौधों की जड़ें खराब होने की आशंका नहीं रहेगी। पौधे मुख्य खेत में ठीक प्रकार से लग जाएं, इसके लिए पौध को शाम के समय रोपना चाहिए और 60 सेंटीमीटर कतार की दूरी रखें और 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर दें। रोपण से पहले खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और रासायनिक उर्वरकों में रोपाई के समय 60 से 70 किलोग्राम यूरिया, 140 से 150 किलोग्राम डीएपी और 70 से 90 किलोग्राम एमओपी डालना चाहिए और 120 से 140 किलोग्राम यूरिया को 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल में रोपाई के 30 एवं 55 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़कना चाहिए। साथ ही साथ फिर बात आती है खेत के अंदर जब पौधे लग जाते हैं तो किसान भाइयों की कंप्लेंट आती है कि उनकी जड़ें खराब होने लगी हैं, क्योंकि हल्की फुल्की भी अगर नमी होती है, बारिश अगर हो जाती है तो इस मौसम में पतगलन रोग लगता है। उसके लिए किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि पतगलन रोग खास करके देखा गया है जमीन के हिस्से से जो पौधा के हिस्सा जो लगा हुआ होता है वहीं से वो कट करके गिरने लगता है। तो उसके लिए बावस्टीन या जो कार्बनडाजिम दवा है उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके काश्तकारों को और पौधे को ऊपर से नहलाते हुए जड़ों तक है उसको जो भिगोना चाहिए और ये काम 10-12 दिन के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। काश्तकार आमतौर पर इसको चोइया लगाना कहते हैं, तो ये चोइया लगाने का कार्य जो है हफ्ते 10 दिन के अंतराल पर 2 बार अगर कर लें तो पतगलन रोग की समस्या वो रुक जाएगी। साथ ही साथ एक चीज और देखा गया है कि इस समय जो है पौधों की पत्तियां खराब होने लगती हैं और पौधे जो है पीले पड़ने लगते हैं। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और साथ में एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड रोगार है या मेटासिस्टाक है, इनमें से कोई भी दवा ले लें, उसकी 1 से 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और उसका छिड़काव 10-12 दिन के अंतराल पर पौधों के ऊपर करते रहेंगे तो पौधों के ऊपर रस चूसने वाले कीड़े या पत्तियां जो पीली पड़ रही है फंगस की वजह से उनकी रोकथाम होती रहेगी और पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं, बहुत जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत सारे किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गाय भैंसों में कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए आप किस प्रकार से करें बरसात के मौसम में गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कच्छावा। मैं आज आपको बरसात में जो कि अभी सीज़न है और इसमें पशुओं को किस किस समस्याओं से जूझना पड़ता है और उनका पशुपालक भाई अपने स्तर पे क्या क्या सावधानियां बरतें। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गाय तथा भैंसों के आवास का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। रखरखाव अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जैसे ही बरसात होती है मक्खियों का आतंक बढ़ जाता है। तो आप जो भी जिस जगह भी पशु को दुहारी करते हैं तो उसकी जगह को साफ सुथरा रखिए, उसमें थोड़ा फिनाइल वगैरह का छिड़काव कर दीजिए ताकि मक्खियाँ उसकी स्मेल से नहीं आएगी। दूसरी बात है कि पशुओं के शरीर को भी अच्छी तरह से नहलाएं ताकि उसमें मक्खियों का प्रकोप कम होना है। आजकल मार्केट में स्प्रे भी आते हैं, उन स्प्रेओं का एक बार बॉडी पे छिड़काव कर रहे हैं, उसकी दुर्गंध के कारण मक्खियाँ भी नहीं आती है। और फ्लाई किलर भी आते हैं, एडवांस जो डेयरी फार्म्स होते हैं उसमें फ्लाई किलर एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट आता है कि वो इंस्ट्रूमेंट के कारण उसमें ट्रैप हो जाती है मक्खियाँ और उस मक्खियों से बचाया जा सकता है। तो मुख्य रूप से किसान भाई साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरी बात है कि पशुओं में जो बरसात ऋतु में हरी हरी घास होती है, उस हरी घास को चढ़ने में जाता है तो पशुओं को आफरा और दस्त की शिकायत रहती है। और ये क्या है कि कच्चा चारा होता है, अधिकतर उसमें वीड होता है और वीड के कारण पशु अधिकतर दस्त करता है। तो आप उसको चराने टाइम विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूखा चारा लिमिटेड मात्रा में, यानी ज़्यादा नहीं खाएं और उसको चढ़ने के बाद उसमें थोड़ा सूखा चारा भी घर पे खिलाएं। और यदि दस्त ज़्यादा है और रुक नहीं रही है तो नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक से सलाह लें और अपने स्तर पे कुछ पाउडर्स आते हैं और जो दस्त के रोकने के लिए उन पाउडर को भी आप पिला के रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय तथा भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में एक समस्या है बाह्य परजीवियों की, जो पशु के शरीर पर चिपककर खून चूसता है, जिसके कारण पशु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े व बछड़ियां हैं तो इनका वृद्धि विकास रुक जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। अतः ये व्यवसाय घाटे में ना जाए, इसके लिए क्या सुझाव हैं, आइए जानते हैं। दूसरी जो समस्या है तो ये है कि चींचड़ों का भी प्रकोप काफ़ी रहता है। और ये चींचड़े क्या है कि बरसात के बाद शरीर में आके ज़्यादा चिपकते हैं और इनको चिपकने इन पे मारने के लिए मार्केट में साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन बहुत सारी दवाएं आते हैं। इनका घोल उचित मात्रा में बना के उस पर इसका छिड़काव करें पशु के ऊपर, तो 2-3 दिन में ये सारे चींचड़े
और जबें वगैरह मर जाएंगे। और दूसरी बात है कि जिस जगह पे आप पशु बांधते हैं उस जगह पे भी एक्टोपैरासाइट का जो साइपरमेथ्रिन और मार्केट में अवेलेबल है उनका छिड़काव करें। उस छिड़काव से ज़मीन के अंदर के सारे चींचड़े भी मर जाएंगे। तीसरी ये समस्या है कि ये एक बरसात के सीज़न में काफ़ी एकदम बरसात होती है तो पशु उस वातावरण स्टेज को एकदम सेटल करने में, उसको उस वातावरण में ढलने में एक बीमारी है जो HS बोल लेते हैं, गलघोटू। वो बरसात के जैसे ही बरसात होती है इस बीमारी का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इस बीमारी का बरसात से पहले ही टीकाकरण करा लिया जाए तो इससे काफ़ी मृत्यु दर होती है और भैंसों में सबसे ज़्यादा होती है, गायों में उससे थोड़ी कम होती है। तो इसका टीकाकरण सरकार की तरफ से बहुत कम मूल्य में इसका टीकाकरण होता है। तो पशुपालक भाई इन चीज़ों का ध्यान में रख के अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रेवती बलिया के राम पुकार ने। आपने मक्के की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि पहले हम देखें कि ये फसल में आप देखते हैं कि लाइन में बोई जाना चाहिए तो लाइन से लाइन की दूरी जो वो लगभग 60 सेंटीमीटर 2 फीट के बराबर होती है। उसके बाद फिर पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। पौधे लाइन में जब बोएं तो सिंगल एक होना चाहिए। डबल पौधा होगा तो उसमें भुट्टे कम बनेंगे और अच्छा स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए इसकी जो थिनिंग है विरलीकरण कर देना चाहिए, लाइन में पौधा एक हो। दूसरा देखें कि इसमें जो विभिन्न तरह के खरपतवारों की विशेष समस्या होती है क्योंकि खरीफ में लगातार वर्षा होने से विभिन्न तरह के खरपतवार अधिक होते हैं। और दूसरा ये भी है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है। शुरू की अवस्था में फसल की जो बढ़वार है वो भी तीव्र गति से नहीं होती है, इसलिए खरपतवार अधिक हो जाते हैं। खरपतवारों में देखेंगे कि चौड़ी पत्ते वाले साँठ आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लहसुआ है, कैना है। और सकरी पत्ती वालों में आप देखें तो विभिन्न तरह की जो घासें हैं, सामक है और दूब घास है, मोथा, ये इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए यदि ये बुवाई के समय आपने दवाएं नहीं डाल पाई हैं और इस अवस्था पर आपको लगता है जब फसल आपकी 35-40 दिन की है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो रहे हैं तो 2,4-D की आधा किलोग्राम मात्रा 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण पूर्णतः हो जाएगा। परंतु ये शाकनाशियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि 2 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली बुवाई जो फसल है इस समय जब लगभग 25 से 30 दिन की हो उस समय खरपतवार निकाल देना चाहिए। और दूसरी बार जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाने की बात करते हैं, जब फसल आपकी लगभग 50 से 55 दिन की हो उस समय खरपतवार निकाल लें और मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फसल जब भुट्टे बनने लगते हैं और तेज़ हवा चलती हैं और बारिश होती है तो फसल गिरने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए इसमें मिट्टी चढ़ा दें। और जो नाली सी बन जाएंगी वो सिंचाई भी करेंगी और अधिक बारिश होती है तो जल निकास का काम भी करती है। इसके साथ अब देखें हम इसमें उर्वरक प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन विशेष जरूरी है। तो आपने इसमें बुवाई के समय जो आजकल ज़्यादातर शंकर मक्का उगा रहे हैं उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग किया है। इसी के साथ साथ 20 किलोग्राम सल्फर की भी इसमें आवश्यकता है और उसको भी आपने बुवाई के समय उपयोग किया है। तो जो नाइट्रोजन की आधी और 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की संपूर्ण मात्रा आपने बुवाई के समय डाली है। शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा है, शेष 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग आपको खड़ी फसल में करना है और फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अधिकतर किसान यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खड़ी फसल में आपको 170 से 180 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 2 बार में करना होगा।
उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट करके, एक तो जब फसल हमारी लगभग अब घुटनों की अवस्था की होने जा रही है, इस अवस्था पर छिड़काव कर दें, और एक हिस्सा जो बचता है उसको जब इसमें नर मंजरी निकलती है उस समय छिड़काव कर दें, यूरिया के द्वारा टॉप ड्रेस कर दें, उससे अच्छी बढ़वार होगी और पोषक तत्वों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए। इसके बाद इसमें आती है जल प्रबंधन की। तो इसमें जल प्रबंधन में 2 मुख्य बातें होती हैं, एक तो फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, और दूसरा इसमें यदि अधिक जल भराव होता है तो उसका जल निकास करना। प्रारंभिक अवस्था में हम देखें कि इसमें जल भराव की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है और उससे प्रभावित भी होती है, क्योंकि फसल छोटी अवस्था में जल भराव से ये ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि फसल में जल भराव न रहे, नहीं तो जगह जगह जमाव कम होगा, या जमाव हो भी गया तो पौधे शुरू की अवस्था में अधिक प्रभावित होते हैं, सूख जाते हैं और अधिक पानी भराव से मर जाते हैं। इसलिए जल निकास जरूरी है। दूसरी बात आती है कि फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाए। जैसे खरीफ का सीज़न जो बरसात का सीज़न माना जाता है, इसमें बरसात होती है। यदि आपको लगता है कि लगातार 10 से 12 दिन तक बारिश नहीं हो रही है और फसल आपकी जल की आवश्यकता सूखती है, कहीं महसूस करती है, या दोपहरी में आप देखेंगे कि पत्ती हल्की सी लपेट सी लेने लगती है, तो उस समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। किसान भाइयों, बरसात में बोई जाने वाली मक्के की फसल में कीट बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है और शुरुआत की अवस्था में तना छेदक कीट का प्रकोप तो लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। इस कीट का समय पर नियंत्रण न होने पर फसल को अधिक नुकसान हो सकता है, इसलिए फसल का निरंतर निगरानी रखना जरूरी होता है। इस कीट को आप पहचाने कैसे और इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए विस्तार से जानते हैं। फसल की जो शुरू की अवस्था होती है, जहां हम कह रहे हैं कि नी हाइट स्टेज घुटनों की अवस्था की, उस समय इसमें जो कंशुआ जिसे आप कहते हैं किसान भाई, और ये शुरू में ही आप इसके तने को भेद करता है। इसकी जो वयस्क रहते हैं वो शुरू में आके पत्ती के निचली सतह पर अंडे देते हैं और ये तने में ज़मीन के पास से ही अंदर बढ़ जाता है। वहाँ से जो शुरू की अंदर वाली पत्ती रहती है, आप जिसे गोप कहते हैं, उसमें ये अंदर रहती है इसकी सुंडी, और वहीं से इसमें काट देती है। बाद में देखेंगे आप कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है, या तो सूख जाएगी गोफ, या गोफ जब ऊपर आ जाएगी तो उसमें छेद से आपको दिखेंगे, ये इसके द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप देखें कि इसमें कोई भी दानेदार जो दवा आती है, चाहे कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4G है आपकी, तो उसकी आप देखेंगे कि 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें और तुरंत अच्छी सिंचाई कर दें, क्योंकि नमी जितनी अच्छी होगी ये दवा उतना ही अच्छा काम करेगी और उससे वो पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ये दवा उपलब्ध नहीं है तो कार्बोफ्यूरान 3G, इसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है, और ये दवा उपलब्ध नहीं है तो फॉरेट 10G आती है, उसकी भी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, माने 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। परंतु ये दवा जब डालें ध्यान रखें कि नमी खेत में विशेष आवश्यकता है, उसी पर ये अच्छा काम करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलों की तुड़ाई के बाद आम के बाग में जरूरी कार्य। अंडा देने वाली मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।